नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगले 2 साल अपने आप को गंगा जी के कार्य में झोंकना चाहती हूं। 2 साल में गंगा जी के काम को पूरा करूंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मेल कर स्पष्ट किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जरूरत पड़ने पर चुनाव प्रचार करूंगी। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ नहीं करेंगे तो मैं पत्र सार्वजनिक करूंगी। उन्होंने कहा कि उम्र में पीएम मोदी से छोटी हूं, लेकिन पार्टी में ज्यादा वरिष्ठ हूं। अंतिम समय तक राजनीति करूंगी, बीजेपी में रहूंगी। उमा भारती ने भोपाल की वर्तमान सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटने पर सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने हम लोगों के लिए बहुत दुख सहे। प्रज्ञा दीदी की वजह से आज हम जेल में नहीं हैं। उन पर भगवा आतंकवाद केस में हमारा नाम लेने का दबाव डाला गया। प्रज्ञा से इतना ही कहूंगी, हम सबको क्षमा करें। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मैं चाहती हूं कि शिवराज सिंह चौहान 5 लाख वोटों से जीत हासिल करें। रायसेन किले में स्थापित शिव मंदिर पर उन्होंने कहा कि अब कभी शिवरात्रि पर रायसेन नहीं जाऊंगी, अपने बल से ताला खोलूंगी। कार्य में आस्था रही और रुचि रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये बात दी और संतोष जी को कहने वाले ताकि जल्दी संगठन को खबर लग जाए। तो ये 22 जनवरी की इस बात के बाद मैं 2 मालाएं लेके गंगा किनारे उन्नाव में आई और मैंने गंगा जी को मालाएं अर्पित की और मैंने उनको कहा कि आपका कार्य मैं 2 साल में संपूर्ण करा के रहूंगी, क्योंकि आपका कार्य संपूर्णता की ओर था ही। उसके बाद में 24 फरवरी को संगठन मंत्री जी को मिली। उन महापुरुष के निर्देश के अनुसार मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो बीजेपी के नहीं है, लेकिन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने संतोष जी को भी कहा, 1 घंटे हमारी बात चली। उनका आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं चुनाव प्रचार करूँगी। मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें लेकर के आ गए, अकेले बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें लेके आ गई। एनडीए तो 400 से प्लस होनी चाहिए। ये मेरे मन का भाव है। इसमें आपको जहां मेरा सहयोग लगे मैं करूंगी, लेकिन मैं 24 का लोकसभा का चुनाव लड़ने की मैं घोषणा कर चुकी थी। लेकिन गंगा के लिए कुछ महत्व नहीं रखता आप मेरे सामने, सिर्फ गंगा महत्व रखती। और मुझे लग रहा है कि मेरे मन में कोई खोट जरूर खोट थी जो मैं 2014 का चुनाव लड़ गई, क्योंकि मैं 14 में मना कर रही कि आप चुनाव लड़ाएंगे तो जो गंगा की धारा मैंने, गंगा के कार्यक्रम की जो धार मैंने बना दी है वो भोतरी हो जाएगी। और वो सामाजिक अभियान से ही बना दी, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो सारी बिगड़ गई सरकारीकरण हो जाने के बाद। तो इसलिए मैंने कहा कि इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन इसलिए सब सफल हुआ क्योंकि सरकारीकरण नहीं हुआ है। तो मुझे 2 साल चाहिए और संगठन का और सरकार का सहयोग चाहिए, ये मैंने संतोष जी से कहा। तो संतोष जी ने कहा कि ठीक है, मैं ये बात सबको व्यक्त करूँगा। मैं कल तक प्रतीक्षा करती रही कि जगत प्रकाश नड्डा जी की तरफ से बयान आ जाएगा। मैंने कल उनको मेल भी किया परसों कि आप मेरे जैसे कार्यकर्ता की वरिष्ठता का सम्मान करिए, और जब मैं मना कर चुकी हूँ कि मुझे किस कारण से चुनाव नहीं लड़ना तो उसको स्पष्ट कर दी। 24 तारीख को आपको कह दिया गया तो वो आप वरिष्ठों से पूछेंगे या तो आप मेरा सच मान लीजिए, नहीं तो जो वरिष्ठ लोग हैं जो आप योगी जी से भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी कुछ मेरे को लोन दीदी जो राम मंदिर आंदोलन में लोग जुड़े हुए थे, योगी जी का जवाब दें। योगी जी आपकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी कुछ ऐसा नागेंद्र ले लो तो नागेंद्र कर ले लो। मेरी योगी जी से चुनाव को लेकर बात नहीं था। जी हम दूसरी बात है दीदी, दोनों बिल्कुल भाई बहन के। हमने वो जब 18 साल के थे तब से उनको जानती हूँ, मेरे से छोटे हैं 13 साल। तो मैं उनको यद्यपि क्योंकि वो गोरखपुर सीट से महान थे तो उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन छोटे भाई के नाते उनसे स्नेह भी बहुत करती हूँ। उसके बाद ये चर्चाएं हुई थी ना कि उत्तर प्रदेश से आप लड़ सकती हैं चुनाव की चर्चाएं, उसके बाद नहीं, मेरी उत्तर प्रदेश से लड़ने की ही चर्चा थी हमेशा से। हाँ, हमेशा से थी। एक आध सीट और भी थी दीदी, लेकिन फैसला ना उधर से हुआ था ना इधर से। मैं फैसले की बात नहीं कहूँ क्योंकि फैसले पे आने की घड़ी आई ही नहीं थी। उसके पहले ही मैंने 22 जनवरी को फैसला कर लिया और 24 जनवरी को संगठन मंत्री जी को सुना भी दिया। 24 फरवरी को दीदी राज्य की राजनीति में 2 आप लोग साध्वी हैं, और क्या ऐसा संकेत है कि अब सनातन का जरूरत आप हो, जयवाणी पवैया हो, जो प्रमुख सदा के जो आगे लोग थे वो चाहे खुद मना कर रहे हो या उनके टिकट प्रार्थी को बहुत सारे तमाम लोग जो है अब चुनाव नहीं, वो अपना पक्ष स्वयं बताएं। नहीं, वो अपना पक्ष स्वयं बताएं।
नहीं, मैं उनके पक्ष की तरफ से प्रवक्ता कैसे देखते हैं? मैं उनकी प्रवक्ता में कैसे भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो राम जन्मभूमि आंदोलन में थे वो प्रधानमंत्री बने हुए। मोदी जी स्वयं राम जन्मभूमि के पहली जो रथ यात्रा निकली है मंदिर निर्माण की, उसके आर्किटेक्ट थे। प्रमोद महाजन जी रथ यात्रा पे सवार थे, वो रथ यात्रा के वो थे, मतलब सारथी थे, और पूरा आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी जी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े हुए तो बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए, चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से एक तो सीधा प्रधानमंत्री बना हुआ है। अच्छा दीदी, अभी आपने कहा कि दीदी आज की दीक्षा ली वो बहुत ही निजी कारण से ली। बस मैंने, मेरे गुरु ने जो नियम बता दिए उतना का मैंने पालन कर लिया, और जहाँ कठिनाई थी उसमें मैंने उनसे क्षमा मांग ली, तो उन्होंने मुझे फक्कड़ों में शामिल मान लिया। वो तो सच्ची में 3 बजे से, मतलब जो 3 बजे सो के उठे वो मुझे भगवान लगता है। और मेरी हालत ये है कि मेरे को नींद ही 3 बजे आती है, तो आराम से 9 साढ़े 9 तक उठती हूँ। लेकिन हाँ, जब किसी जिम्मेवारी पे होती हूँ तो 7:30 बजे उठती हूँ, तो नहा बिना नहाए धोए काम में लग जाती हूँ, भोजन भी करती रहती हूँ। तो इसलिए आप मेरे को ना वो जंगल का मोगली समझो कि उसको पकड़ के ले आए। मोगली नहीं ना जंगल में, वो जंगल में ही बना रहा है बेचारा, उसको अचानक पकड़ के ले आए, उसे जिम्मेवारी सौंप दी गई। दीदी, कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की जो खबर, जी तुम जुग जुग जियोगे। जी दीदी, कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें उड़ी अभी थी। हमने आप रुकेंगे 5 मिनट। कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें उड़ी थी, क्या आपको यकीन हुआ था? क्योंकि सिद्धांत और विचार के हिसाब से, और दूसरी इसी से लगे हुए राहुल गांधी की यात्रा के दौरान खड़गे जी कल यहाँ पर सभा मीटिंग किए, उसमें छिंदवाड़ा के एक भी विधायक शामिल नहीं हुए जो कांग्रेस के हैं। क्या अभी भी कोई उम्मीद है या ऐसे कोई संकेत हो सकते हैं कि वो भाजपा में आ सकते हैं? और आप क्या मुझे आप यकीन करना, मैं सुन रही थी ना, तो मेरी रुचि है तो मेरे से टिप्पणी करते नहीं बनेगी, क्योंकि मैं इस पर कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। मैं भारी खुश हूँ कि जो कांग्रेस ने किया अपनी करतूत अब वो भुगत रहे हैं, जो अखिलेश ने किया वो भुगत रहे हैं, जो ममता ने किया वो भुगत रहे हैं। मोदी जैसा नेता सामने आ गया है। आज उनकी कोई कैंपेनिंग करे या ना करे, उनकी 400 से पार यहाँ आप देख लेंगे लोगों में कैसी दीवानगी उनके प्रति है। तो इसलिए अब कौन आया और कौन गया इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, और क्यों क्या हो गया। एक बात है कमलनाथ जी के बारे में बोलूंगी, वो बहुत ही शानदार आदमी, मैं उनको जानती हूँ, ठीक से उनको समझ पाई। मैं 98 में जब मैं मिनिस्टर थी तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र के कामों के लिए मुझे फोन करती थी। तो 1-2 बार ऐसा हो गया कि मैंने कहा दादा भाई भोजन कराओ, कहते तुम्हारे यहाँ भोजन बहुत अच्छा बनता है। तो मैं 1-2 बार उनके यहाँ भोजन करने भी गई। जिस दिन शिवराज जी ने शपथ ली है और कमलनाथ की सरकार गिरी, आपको पता, मैं कमलनाथ जी के घर ही गई और मैंने वहाँ जाकर के कॉफी पी, और उनको मैंने कहा कि दादा जिंदगी में ऐसे अप डाउन आते हैं, आप अपने काम पर, अपने मार्ग पर बने रहिए और विचलित नहीं होना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। सम्मान तो मैं दिग्विजय सिंह जी का भी करती हूँ, लेकिन उनका मुंह ही उनका दुश्मन है, मैं क्या करूँ। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊँ, सम्मान बहुत करता हूँ। दीदी, राजनीति में आपने सदैव पारदर्शिता की बात की है और अच्छे मुखरता के साथ बात की है। अभी मैं बीजेपी में बहुत खुश हूँ। मुझे स्टार प्रचारक घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने आप को सुपरस्टार मानती हूँ, लोगों का सुपरस्टार। और गंगा जी मेरी माँ है, और केदारनाथ उस मजदूर को देख के तय कर आई थी कि राजनीति करूंगी ऐसे लोग। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब मेरे परिवार के लोग हो, मैं गंगा का काम ठीक से कर सकूं, तो इस विषय को आप ठीक से प्रस्तुत कर दीजिए। जगत जी से मैंने अभी आग्रह किया है, चिट्ठी भेजी उनको, पहले संतोष जी के द्वारा, संगठन मंत्री जी के द्वारा आग्रह करवाया, फिर परसों उनको मेल किया कि आप घोषित क्यों नहीं करते हैं कि मैं मना कर चुकी हूँ, मुझे नहीं लड़ना, राजनीति करूंगी, बीजेपी में रहूंगी, राजनीति करूंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना ये वाला, गंगा जी का काम करना है 2 साल, अपने आप को झोंक देना है। तो यही निवेदन मुझे आप लोगों से करना है, क्योंकि आपका मुझे सहयोग मिल जाता है। और मैंने तय किया था अपने घर पे ही बोलूंगी। मैं दिल्ली में भी प्रेस कर सकती थी, मुझे प्रेस ढूंढ रहा था दिल्ली में, लेकिन मैंने तय किया था कि हम अपने घर पे बैठ के अपने घर के लोगों से बात करेंगे। तो दीदी मेरा हो गया। जेपी नड्डा साहब क्यों घोषणा नहीं कर रहे हैं? आपकी बात हो सकता है करें, मेरी नड्डा जी से नहीं, वही तो संतोष जी, हमारे यहाँ जो परंपरा है कि हम संगठन मंत्री को कन्वे करते हैं, तो मैंने संगठन मंत्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बल्कि अध्यक्ष से ज्यादा, तो हमने संतोष जी को कन्वे किया, DL संतोष कि आप सबको कर दीजिए, क्योंकि वो सबको कर देते हैं। और उसके पहले मैंने जिसको किया वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने उस सरकार और संगठन दोनों का सहयोग भी मांगा है इन 2 सालों में। 10 लोगों की मोदी जी पर हो गई है, अब जरूरत नहीं है। 19 में जरूरत पड़ी थी
तो वो गारंटी मैंने ले ली थी कि 17 में से अगर एक भी हम हार गए मुझे इसकी सजा जरूर दीजिएगा, और हम एक नहीं हारे थे। एक निवेदन जरूर मुझे आप लोगों से करना है, प्लीज। हम लोग ना साध्वी नहीं हैं, साध्वी का जीवन बहुत कठिन होता है। जिनको साध्वी कहते हैं ना, वो होती हैं जो पाँव में चप्पल पहनती है और बाल बड़े नहीं होने देती है, उनका केश लुंचन होता है, भोजन एक बार करती, बहुत कठिनाई का जीवन जीती। वो अलग बात है कि वो आत्मानंद में डूबी हुई होती है, उनको आत्मा में इतना आनंद प्राप्त हो गया होता है, अपने अंदर की बाहर की कठिनाइयां उनको पीड़ित नहीं करती। लेकिन हम उतना कठिन जीवन नहीं जीते हैं। हम तो उस ब्रिगेड के हैं जिसने गेरुआ वस्त्र धारण किया। आदिशंकर ने जो परंपरा शुरू की थी, धर्म रक्षा जो सेना तैयार की थी कि वो घर परिवार के सुख त्याग देंगे और गेरुआ वस्त्र उनका यूनिफॉर्म होगा और उनके हाथ में दंड और कमंडल इसलिए होगा कि कमंडल में पानी मिलेगा पीने के लिए और वो पानी पवित्र माना जाएगा चाहे कहीं का हो, और किसी भी प्रतिरोध के लिए हाथ में डंडा होगा। वो परंपरा जो चली, फिर अखाड़े बने, तो हम उस परंपरा में हैं। इसलिए मेरे को हमने संन्यास लिया है। साध्वी का जीवन तो बहुत कठिन होता है। मैं तो एकादशी के दिन ही गलती से चावल खा लेती हूँ। कहते हैं उस दिन वैष्णव जिसने जन्म में दीक्षा ली हो उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मैं भूल जाती हूँ कि आज एकादशी है। मैंने अपने गुरुदेव से निवेदन भी किया था कि ऐसे में क्या करूँगी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि साल की एक एकादशी में तुमको दूंगा। और परंपरा ये है कि गुरु की दी हुई एकादशी, एक एकादशी 1000 एकादशी के बराबर होती है। कई बार मैंने ये भी कहा था मैं नहा नहीं पाऊंगी, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि राजनीति नहीं छोड़ना है। तो मैंने कहा कई बार नहा नहीं पाऊंगी तो जप नहीं हो पाएगा, सांस में जप कर सकती हूँ। तो बोले प्रतिदिन तुम्हारे लिए एक माला करूंगा। लेकिन अपने आप को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ किसी काम, देखिए उसके परिणाम आते हैं। जिस बच्चे को कुत्ते ने खा लिया उसके परिवार को मैं मोहन जी का बहुत अभिनंदन करूंगी। बहुत तेजी के साथ कार्यवाही हुई और 4 लाख रुपया उनको मिला। बच्चे की कीमत तो अमूल्य है, कोहिनूर हीरे से ज्यादा है माँ और बाप के लिए। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि उनको फौरी रिलीफ मिली। वो परिवार कल मुझे मिलने भी आया था। मुझे लगा मैं उनके चरणों में लौट जाऊं, उनको कितना कष्ट हुआ है हम लोगों के होते हुए। तो इसलिए मैं तो उनके लिए लड़ने वाली योद्धा हूँ। आप तो मुझे दीदी बोला करो। दीदी अब मेरे बेचारा नहीं कर पाया था। प्रज्ञा जी देखो साध्वी बोलती है, जातिगत जनगणना को लेकर के बार बार कांग्रेस राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जातिगत जनगणना इस लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, कांग्रेस उसको मिस कर रही है। जातिगत जनगणना में मेरे को ये मेरा अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, ये बीजेपी के ओपिनियन नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, जैसे महिला आरक्षण, मथुरा काशी, इनमें मेरी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। ये इंडिपेंडेंस में एंजॉय करती हूँ बीजेपी से इतर, और बीजेपी को उसका पूरा लाभ भी मिलता है मेरे इस प्रकार तो मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन ये है कि पिछड़े वर्गों को जो भरा गया था तो उनको सिर्फ पिछड़ा लिखना चाहिए था। ये जो जातियां दिखा दी कि वो 10% हैं, वो 5% हैं, वो 9% हैं, नुकसान कर गया है कम संख्या वाली पिछड़ी जातियों को। उनको उनकी ताकत कम कर दी गई। सीधा सीधे एक बात होनी चाहिए थी कि ओबीसी कितना है, ये ठीक है, उनको ओबीसी भरना चाहिए था बस। लेकिन ओबीसी की जगह पर जो जातियां भरवा दी, उससे जो कम संख्या वाली जातियां हैं उनकी महिमा कम हो गई, उल्टा हो गया। सामंतवाद आ गया है पिछड़ी जातियों में। जिनकी संख्या ज्यादा है वो सामंत हो जाएंगे, जिनकी संख्या कम है वो लाइन में लग जाएंगे। इसलिए जातिगत गणना अगर होनी ही थी देश में तो एक गणना होनी चाहिए थी अपर कास्ट की और एक गणना होनी चाहिए थी ओबीसी। इसके अलावा नहीं है कौन जो मुकाबले में सामने। परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि देश को मोदी जी का भरोसा करना ही है। उनको उनके अलावा कोई सेवनहार लगेगा ही नहीं। और मोदी जी अलौकिक व्यक्ति है, मेरे से 10 साल हो रहे हैं लेकिन मुझसे ज्यादा हट्टे कट्टे, मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए एक ऐसी देन है वो भारत के लिए कि उनको जितनी ज्यादा सीटें मिल सकें, मतलब 400 सीटों में मेरी वजह से 400 वोट भी अगर बढ़ गए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी इसको स्पष्ट करें कि मैं चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हूँ। मैं बीजेपी कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बीजेपी से निकाला गया था, मैंने छोड़ी नहीं थी बीजेपी। और मैं मना कर रही थी कि आप मत निकालिए, जिन आधारों पे आप निकाल रहे हैं ये गलतियां सब नेताओं ने की हैं, इनको नहीं निकाला गया तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी निकालने की डिजाइन पहले से तय थी, इसलिए निकाल दिया था। फिर मैंने पार्टी क्यों बनाई,
क्योंकि मुझे तो पूरे टाइम मेरी कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। योगदान देने की क्षमता बहुत बड़ी है, मैं अपने योगदान देने की क्षमता तो किसी कीमत पर नहीं देखने दूंगी। जब भगवान ने मुझे दे दी, आप लोगों ने मुझे दे दी, आप सब ने, मीडिया भी उस व्यवस्था का एक अंग है जिसने मुझे वो शक्ति प्रदान की, मैं क्यों उसको कम होने दूँ? तो न, और राजनीति नहीं छोड़ सकती। मैं एक बार छोड़ गई थी, एक ही बार जीवन में फैसला लिया था जब मैं केदारनाथ जी के लिए व्याकुल हो गई थी, दर्शन करने के लिए केदारनाथ जी, मतलब शिला के नहीं, साक्षात बाबा को देखना है। तो मैंने इस्तीफा दे दिया था, मैं कैबिनेट मिनिस्टर, और अटल जी ने मुझे 1100 रुपये दे के शाल उड़ा के पहले तो मना किया कि क्यों इस्तीफा दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मन दृढ़ लग रहा है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा सम्मान करूँ। अब मैं केदारनाथ में क्या मुझे भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए, फिर मैं लौटी क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। और तय करके लौटी कि अब अंतिम सांस तक राजनीति करूँगी। वहाँ मैंने एक पुली को चढ़ते हुए देखा, 14 किलोमीटर की चढ़ाई, वो पीछे लोहे का गेट बांधे था। तो मैंने वहाँ के जो निर्माण में लगे हुए लोग थे, मैंने उनको कहा कि इसकी पीठ पे इतना बड़ा लोहे का गेट क्यों बांधा, खच्चर पे क्यों नहीं लाए? खच्चर भी तो है यहाँ। तो बोले खच्चर की पीठ कैसे होती है, तो टूट सकती है इतने वजन से, वो कम वजन उठाएगा खच्चर चढ़ाई पे, लेकिन आदमी की पीठ सीधी होती है। तो ऐसे ही इसकी पीठ तो बंद, मैंने कहा तो कहीं बैठ भी नहीं पाया होगा। बोले नहीं, ये खड़े खड़े ही अपने मतलब निवृत्ति भी किया होगा, एक दो जगह पे लघुशंका वगैरह गया होगा, खड़े खड़े ही खाया होगा, पानी पिया होगा, और ये करीब 8-10 घंटे में यहाँ पहुँच गया। लेकिन इसको अच्छी मजदूरी मिली। मुझे उसी में केदारनाथ देखी और मुझे लगा भगवान के दर्शन हो गए, यही केदारनाथ। और मैं वहीं तय करके आई थी केदारनाथ की ध्वजा को देखते हुए कि पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के लिए राजनीति करूँगी। कल महाशिवरात्रि, कल वहाँ का ताला खुलेगा, क्या हमेशा नहीं खुलना चाहिए? मैंने तय किया इसलिए कि मैं शिवरात्रि वाले दिन वहाँ जल चढ़ाने कभी नहीं जाऊँगी। मैं अपने बल से मंदिर का ताला खुलवाऊंगी और मैं वहाँ जल चढ़ाऊंगी। मैंने महादेव को कहा है कि शेर शाह सूरी की मेहरबानी से मुझे जल नहीं चढ़ाना, कि सब डर के मारे एक ही दिन खोल पाते हैं। जिस दिन हम अपने बल से, अपने दर्द से, अपने उससे खोल लेंगे, उस दिन हम सवाल ये है, अभी चुनाव में नहीं, चुनाव में हमें कोई विपक्ष हमको अभी हमको कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। दीदी 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 सुनिए तो, टिकट के पहले खड़े हो। ठीक है, राज्यसभा की सीटें अभी खाली होंगी तो क्या राज्यसभा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? कुछ नहीं कर 2 साल आपको मैं बताऊं, जब शराबबंदी का अभियान चला, मैं केदार बद्रीनाथ नहीं गई हूँ, मैं यहीं थी। मुझे पता नहीं, कुछ भय था कि जैसे मैं चली जाऊंगी गड़बड़ हो जाएगी। भले ही सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन शिवराज जी ने कसर नहीं छोड़ी। शिवराज जी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया आबकारी नीति का, वो ड्राफ्ट इतना संपूर्ण है कि अगर ठीक से जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाएं तो वो एक प्रकार की पूर्ण शराबबंदी, लेकिन कम से कम 2500 अहाते जमींदोज कर दिए गए। और इसलिए मैं शिवराज जी को दुआएं देती हूँ। विधि शासन को टिकट मिला और मेरी इच्छा है कि वो 5 लाख से भी ज्यादा मतों से वहाँ से चुनाव जीत। दीदी आपने शराब की बात करी, भगवान सरकार में क्या चीज चाहेंगे? पूर्ण शराबबंदी। दीदी वो पूर्ण शराबबंदी ही है वो जो शिवराज जी ने ड्राफ्ट बनाया है, इसमें कसर नहीं छोड़ी है। उसको लागू करने के लिए थोड़ा जनप्रतिनिधि, आपने देखिए मेरा बहुत साथ दिया था। मैं तो कुछ और बता रही हूँ कि तभी मैं बद्री केदार नहीं गई, मैं यहीं रह गई थी। तो मेरे को क्या है कि थोड़ा इस मामले में होता है ना, कोई झक्की किस्म का व्यक्ति होता है। अब मेरे को वहाँ बैठे बैठे हो गया 2 साल गंगा जी का काम करना, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब कोई बात नहीं, ये बात है दीदी। बाकी मैं उस दिन तक चुनाव लड़ना चाहती थी, बता मैं नहीं लड़ना चाहती थी, ऐसा नहीं था। और मैं आगे नहीं लड़ूंगी ऐसा भी नहीं है। अगर 75 साल का ही मानक है तो अभी उसमें 12 साल बाकी हैं, तो अभी तो मेरे पास 2 लोकसभा सीट क्या होता है। दीदी आप दीदी ठाकुर ने शराब को लेकर अपनी पार्टी पर निशाना साधा। जब पॉलिसी बन गई थी तो स्कूल के सामने मैं पूरी तरह से दीदी माँ की हर बात का समर्थन करती हूँ। मैं उनको कभी भी कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। वो मेरे से उम्र में छोटी हैं, लेकिन मैं उनके चरण छूती हूँ और मैं उनकी किसी भी गतिविधि पर कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने तय किया है मैं इस महिला का जीवन भर सम्मान करूँगी, क्योंकि इन्होंने, हम लोग आज बाहर हैं और जेलों में हम उस समय पर नहीं गए। जो मनमोहन सिंह की सरकार की जो मतलब षड्यंत्र था एक बहुत बड़ा, उसमें जिस प्रकार से साध्वी को मारा पीटा गया, कर्नल पुरोहित को
मेरे ख्याल से उनका नाम पुरोहित ही था, कर्नल पुरोहित को इस तरह से टॉर्चर किया गया, साध्वी को टॉर्चर किया गया, और भी लोगों को टॉर्चर किया गया कि अभिनव भारत संगठन के साथ हम लोग जुड़े हुए थे गुप्त रूप से, और हम देश में जगह जगह ब्लास्ट करना चाहते थे, तुम ये कबूल कर लो तो तुम बच जाओगी। उसने कहा आप मेरी खाल खींच लो, आप मुझे जिंदा जला दो, आप मेरी खाल में भूसा भर दो, मुझे मार डालो। लेकिन और ये उसने नहीं बताया है मुझे, आपको नहीं पता, जो इंस्पेक्टर उस टीम में शामिल था वो इंस्पेक्टर मुझे कहीं मिला, तब मैं साध्वी को मिलने नासिक गई हूँ। कोई मिलने भी नहीं जाता था उनसे, इसलिए वो जो करती हैं मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करती हूँ, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं। एक सेकंड, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से सबसे ज्यादा मंसूबे जिसके पूरे हुए वो मैं। आपने बोला ना अभी, आपने कहा ऐसी चीज बची हो अभी कि बहुत अच्छी पार्टी का होता है, वो तो रह गया ना, बहुत अच्छी पार्टी का उदय हो रहा था इसमें उस समय पर, उस समय मोदी जी सीन में नहीं थे। केपी यादव का टिकट काट दिया गया, जो कि सिंधिया को केपी यादव नहीं हराया था, क्या कहेंगे? वो इधर दीदी प्रज्ञा जी ने भी बहुत, जब आप कहेंगे उनका संघर्ष बड़ा है तो प्रज्ञा जी का संघर्ष बड़ा है, तो उनका टिकट कटना क्या नहीं लगता आपको गलत हुआ? ये तो बीजेपी से पूछो ना, मैं बीजेपी का नेता थोड़ा ना हूँ। आपके मन की बात क्या है इस मामले में? आपका साध्वी जी का सम्मान करती हूँ, क्षमा कर दीजिए, गुस्सा मत करिए, उनको भी केपी यादव ने हराया था सिंधिया को, आज सिंधिया भाजपा में आ गया तो केपी यादव क्या फर्क होता है? सॉरी, मैं इसको छोटा भाई जैसा है ना इसलिए ऐसे बोल दिया। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि राजनीति का संबंध टिकट कटने और मिलने से क्यों है। आप इसके बिना भी राजनीति कर सकते हैं। मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे जीवन का, इसके साथ हम अंत भी कर देंगे। मेरे जीवन का सबसे सुंदरतम अनुभव जो रहा है वो 84 से 89 तक का रहा, जब तक मैं सांसद नहीं बनी। लेकिन मैं पब्लिक के बीच में घुस गई तो मेरी तूती बोली। मैं कभी कलेक्टर एसपी को मिलने नहीं गई, मैंने फोन किया, उनको काम करना पड़ा। आईजी को आकर के मेरे साथ बात करनी पड़ी, डीआईजी को मेरे साथ आकर के बात करनी पड़ी, और तब मैं सांसद ही नहीं थी, चुनाव लड़ी ही नहीं थी। आज मैं आपको बता दूं, मैं तब भी भग गई थी कि नहीं बनना पा रहा, तो मुझे पीछे से गाड़ियां दौड़ा करके अरविंद श्रीवास्तव वगैरह लौटा के ले गए कि नहीं ऐसे मत करो। मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं सांसद बनने से कन्फाइनमेंट हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे लगता है जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है, जनसत्ता सबसे बड़ी होती है। भगवान राम ने जब रावण को मारा है तो पाँव में खड़ा उठी, ना मिथिला से सेना आई थी ससुराल से, और ना अयोध्या से सेना आई थी स्वयं उनके भाई के यहाँ से। वो बंदर, भालू, शबरी के बेर, केवट की नाव, इन सब के कंट्रीब्यूशन से वो जीते थे इतने बड़े युद्ध को। मैं ऐसा मानती हूँ कि तपस्या से युद्ध जीते जाते, क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं आप उसका बल आंकिए और फिर अपने आप को आंकिए। तो अगर उतना धन बल, शस्त्र बल आपके पास में नहीं है तो फिर तपोबल आपका सबसे बड़ा हो सकता है। हाँ, होने चाहिए लाडली बहना का। ये कह रहे कि बीजेपी ये कह रही कि 19 सीटें पूरी जीतेगी। आपको क्या लगता है? कमलनाथ जी आप बता रहे हैं जनता को काफी, नहीं, हम 29 सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश। कमलनाथ जी हारेंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मैं तो कहूँगी हम 29 सीटें जीतेंगे। अरे किसी का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कहेंगे कि नहीं वो चुनाव जीतेंगे, वो तो कांग्रेस के हैं, हम क्यों जीतने देंगे, हम तो छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम तो कैंपेन करने भी जाएंगे। दीदी अभी तो कह सकते हैं कि अपने तरफ से जीत जाएंगे। लोकसभा आपको दीदी को इसको पता नहीं है, छोटी सी, आपको पता नहीं है, मैंने अपने भाई को निगम के चेयरमैन के पद से हटा दिया मुख्यमंत्री रहते हुए, और मैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। उन पर आरोप ये था कि उनके साथ कुछ ऐसे डरावने लोग आते हैं जो एमडी को धमकाते हैं। तो एमडी ने मुझसे शिकायत की कि दीदी मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो कहते अभी काम करो नहीं तो उठा के फेंक देंगे। तो मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब आप ऐसे लोगों का आना बंद कर दो, तो नहीं माने। तो मैंने कहा मैं आपको हटा दूंगी, तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। मेरे घर पे थे, खाना खा रहे थे, मैं उनको हमेशा अपने हाथ से भोजन परोसना पसंद करती थी, सीएम थी, बट आई यूज्ड टू लव माय ब्रदर। बाप जैसे थे, 16 साल बड़े थे। जब उनको भात डाल रही थी और टीवी पे न्यूज आने लगी स्वामी प्रसाद जी को आपूर्ति निगम अध्यक्ष पद से हटाया, आप उससे बात कर रही हो। गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि ये लागू होगा और लोकसभा चुनाव। खबर से जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.